अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी जुनून और सियासी मकासद की वजह से मशरिक़ वस्ता में हालात मुसलसल कशीदगी का शिकार है। इसराइल ने गाज़ा, मकबूजा मगरबी किनारे, लबनान और ईरान के बाद अब शाम पर भी बड़े हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है और बराह रास्त शाम की सरकारी इमारतों और दारुल हुकूमत में अहम तनसीबात को निशाना बना रहा है, जिसके बाद खित्ते के हालात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। जनूबी शाम के शहर अस्वेदा में हमलों के बाद अब इसराइली फ़ौज ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में शामी फ़ौज के हेडक्वार्टर और सदारती महल के करीब फ़ज़ाई हमले किए हैं। ये खौफनाक हमले शाम में उस वक्त किए गए इसराइल की तरफ से जब मुख्तलिफ चैनल्स के सहाफ़ी बराह रास्त वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसके अलावा दमिश्क में कई चैनल्स के रिपोर्टर्स भी कवरेज के लिए मौजूद हैं और काफ़ी सारे हमले रिपोर्टर्स के करीब ही हुए, जिनकी तफसीलात उन्होंने वहीं मौके से ही दी। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक ये हमले उस वक्त किए गए जब इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्स ने शामी हुकूमत को धमकी दी थी कि वह अस्वेदा से अपनी फ़ौजें वापस बुला ले, जहाँ गुज़श्ता दिनों से शामी अफवाज और दुरूज़ अक़लियत के जंगजुओं के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। इसराइल दुरूज़ बरादरी को शाम में अपना मुमकिन इत्तेहादी समझता है और इसका दावा है कि वो उनकी हिफाजत के लिए मदाखलत कर रहा है। जबकि इसराइल के इंतहाई दाएँ बाजू के वज़ीर बराए कौमी सलामती बिन गुएर ने यह भी कहा है कि इस मामले का एक ही हल है कि शामी सदर अहमद अल-शरा को ख़त्म कर दिया जाए। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले शामी हुकूमत ने अस्वेदा में दुरूज़ कम्यूनिटी के साथ जंग बंदी का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी दुरूज़ कम्यूनिटी के रहनुमाओं ने तस्दीक भी कर दी है। इस सारी सूरत हाल पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर तज्ज़ियाकार उसामा बिन जावेद। उसामा बिन जावेद, इसराइल ने गैर मामूली तौर पर ये हमले किए, बज़ाहिर बहुत ही खौफनाक बमबारी थी। किस तरह से निशाना बनाया गया इन तंजीबात को और क्या पता लग सका है नुकसान के हवाले से अभी तक? जी बिल्कुल, इसराइल ने ड्रोन तैयारों के साथ दमिश्क के वस्त में वज़ारत दिफ़ा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और एक बार नहीं कई बार बनाया है। और ये बात सामने आई है इसराइली मिनिस्टर्स की और इंक्लूडिंग मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की बयानात के बाद, कि जिसमें उन्होंने न सिर्फ अहमद अल-शरा को कत्ल करने की धमकियां दी हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि अगर जनूबी सीरिया में मामला बेहतर न हुए तो फिर वो इस तरह के हमले जारी रखेंगे और ये इन हमलों में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। तो अब तक की मालूमात के मुताबिक न सिर्फ सदारती महल बल्कि जो वज़ारत दिफ़ा के मरकज़ है उसको भी निशाना बनाया गया है। और ये वाहिद ड्रोन अटैक्स नहीं हैं। इसके जनूबी शाम के स्वेदा नामी शहर में कम से कम 8 इसराइली ड्रोन स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने शामी जो हुकूमती तनसीबात हैं वो जहाँ पे शामी वज़ारत दिफ़ा और वज़ारती दाखिला के लोग मौजूद हैं और उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं, टैंक मौजूद हैं, उनको बार बार निशाना बनाया है और स्वेदा को जाने वाले रास्तों को भी निशाना बनाया है। तो उस समय यहाँ तक हालात कैसे पहुँचे? क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि इसराइल और शाम में सफारती ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, बड़ी अहम मुलाकातें भी हो सकती है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसराइल ने बड़े पैमाने पर शाम पर बमबारी शुरू कर दी? जी, काफ़ी दिन से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद सफारती ताल्लुकात बेहतर होने चले हैं शाम और इसराइल के दरमियान, और अमेरिका की तरफ से इस पर कोई पेशरफ्त की जा रही है। लेकिन इसराइल ने इसमें किसी किस्म की कोई न लचक दिखाई है, न अपनी तरफ से कोई ऐसा इंदिया दिया है कि वो ये चाहता है। इसराइल की तरफ से शामी इलाकों की जो ऑक्यूपेशन है वो जारी है, वो शामी इलाकों पर मज़ीद इलाकों पर काबिज़ होता चला जा रहा है। 10 ऐसे बेसिस या फॉरवर्ड ऑपरेशन पोस्ट हैं जो उसने शाम के इलाकों में बना लिए और शाम के लोगों के ऊपर न सिर्फ हमले किए जा रहे हैं बल्कि उनको घरों से अगवा भी किया जा रहा है। और शाम की जो तमाम मामलात ऐसे हैं जिसमें शाम की खुद मुख्तारी की उनकी खातिर में नहीं ला जा रही, तो मामलात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। और नज़र ये आता है कि ख़ास तौर पे वो धमकियाँ जो इसराइली वज़ीरों की तरफ से दी जा रही हैं शाम की लीडरशिप के ख़िलाफ़, उससे मालूम ये होता है कि इसराइल यकीनन उस वक्त तक नहीं रुकना चाहता इल्ला ये कि उसे अमेरिका मजबूर करे कि वो रुक जाए, वरना वो ये चाहता है कि शाम में खाना जंगी जारी रहे और वो मज़ीद इलाकों पर काबिज़ होता रहे। और ये सिर्फ इलाके नहीं है, इसमें बहुत हसास नौइयत की जगह है जिसमें वो वाटर बेसिन मौजूद है जहाँ पर शाम और उर्दन का ज़ेर ज़मीन पानी का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। अभी तक जो कुछ हुआ है पिछले बहुत महीनों में, अमेरिका ने खुद भी शामी सदर के हवाले से बहुत इक़दाम किए हैं। खुद अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब में शामी सदर से मुलाकात की, पहले शाम पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म की, फिर HTS पर आयद पाबंदियाँ भी ख़त्म की गई। ये खबर सामने आई कि अमेरिका ने इसराइल को शाम में हमले बंद करने का कहा है, मगर उसके बावजूद इसराइल अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत ले आया है। अब अमेरिका अपसेट होगा या फिर अमेरिकी रजामंदी शामिल हो सकती है इन कार्रवाइयों के पीछे?
यहाँ पे आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि ये जो द्रूज़ नामी एक अक़लियत मौजूद है, इन्होंने बशार अल-असद के दौर में भी अपने आप को कोशिश की कि वो अलग थलग रखें। वो चाहते हैं कि अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखें और उनकी आबादी का एक हिस्सा इसराइल में भी बसता है। लबनान, शाम और इसराइल में उनकी एक बड़ी तादाद पाई जाती है। तो इस वजह से उनको दाखिली तौर पे मजबूत करना और उनको इस बात पे मुसर रखना कि शाम में खाना जंगी किसी कैफियत जारी रहे और शाम के लोग आपस में बरसरे पैकार रहें, ये इसराइल की अव्वलीन तरजीह है। तो चाहे वो शमाली शाम में कुर्द हों या जनूब में द्रूज़, इसराइल की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से शाम की हुकूमत को इस बात का बार बार इयादा कराया जाए कि वो अगर ऐसी कोई भी काम करती है या उन कोई भी अक़लियतों के इलाकों में किसी तरीके का अपना कंट्रोल कायम करना चाहती है तो उसके सामने इसराइल मद्द मुकाबिल होगा। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, न सिर्फ इस खत्ते के ममालिक के लिए जो इसराइल से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, बल्कि इसराइल के उन मगरबी हामियों के लिए भी जिन्होंने इसराइल को आज इस हद तक पहुँचा दिया है कि वो इलाक़ाई खुद मुख्तारी की किस खातिर में लाए बगैर जब जी चाहे जहाँ जी चाहे लोगों को, तनसीबात को और हुकूमतों को निशाना बना सकता है। हमने देखा कि अमेरिका ने कोशिश की, ईरान से मुज़ाकरातों इसराइल ने वहाँ हमला कर दिया। अमेरिका ने कोशिश की कि गज़ा में जंगबंदी हो जाए, मगर इसराइल कार्रवाइयों में शिद्दत ले आया है। अमेरिका ने कोशिश की कि शाम में बागी हुकूमत को मरकज़ी धारे में लाया जाए, हालात वहाँ पर मामूल पे किए जाएँ। इसराइल ने शाम पर चढ़ाई कर दी। तो इसके ऊपर क्या इस वक्त तक रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा सकती है? अमेरिका की बारहा कोशिशों के बावजूद, चाहे वो शाम हो, ईरान हो, गज़ा हो, मगरबी पट्टी हो, इसराइल की जो शिद्दत पसंद हुकूमत है वो किसी भी किस्म की लचक दिखाने की सूरत नज़र नहीं आती कि उसकी ये ख्वाहिश है कि वो किसी किस्म की लचक दिखाए। और इसराइल की शाम पे जो तसल्लुत है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार है इसराइल में, वो एक शिद्दत पसंद हुकूमत है। और चाहे शामियों का कत्लेआम हो, चाहे वो गज़ा में लोग फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो, चाहे बाकी ममालिक में लोगों को निशाना बनाया जा रहा हो, इसराइल की इस हुकूमत के लिए सिर्फ उसको अपनी जंग को तौसी देना उसकी तरजीह नज़र आती है। और हमें नज़र आ रहा है कि इसराइल की पूरी कोशिश ये है कि इस पूरे खत्ते को न सिर्फ अपने ज़ेर तसल्लुत रखे, बल्कि इस खत्ते के न सिर्फ हुकूमतों को भी खौफज़दा किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका उसामा बिन जावेद प्रोग्राम में बात करने के लिए। इस सारे हालात में एक चीज़ मुसलसल वाज़ेह हो रही है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जब भी मशरिक़ वस्ता में किसी नए सिफारती मुआहदे या बातचीत का इंदिया देते हैं तो खत्ते में कशीदगी बढ़ जाती है। वाज़ेह रहे कि दिसंबर 2024 में शाम में सदर बशार अल असद की आमरीत का खात्मा होने के बाद से बागियों की हुकूमत कायम है और इस हुकूमत को खत्ते में सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक की हिमायत हासिल है। जबकि मई में जब अमरीकी सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता का दौरा किया था तो उस दौरान उनकी सऊदी अरब में शाम के नए सदर अहमद अल-शरा से खुसूसी मुलाकात हुई थी और इस दौरे के दौरान ट्रंप ने शाम पर कई सालों से आयद पाबंदियाँ भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था, जो उन्होंने गुज़श्ता माह बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म भी कर दिए थे। इसके अलावा ये खबरें भी सामने आई कि अमेरिका शाम और इसराइल के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात भी करवा रहा है ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात कायम हो सकें। मगर ऐसे में अब इसराइल बाज़ाब्ता तौर पर शामी हुकूमत के अहदाफ को निशाना बना रहा है। इससे पहले ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ किया था और इस सिलसिले में उन्होंने अपने अहम यूरोपियन इत्तेहादियों तक को बाईपास कर दिया था। मगर उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान गुज़श्ता माह जून में इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और फिर आखिर में ट्रंप के हुक्म पर अमेरिका खुद भी इस जंग में शामिल हो गया। फिर ईरान के साथ जंगबंदी हो गई थी तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि इसराइल ने गज़ा में जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है, मगर जंगबंदी नहीं हो सकी। इसके साथ गज़ा में इसराइली जारियत शिद्दत इख्तियार करती। एक बार फिर अमेरिका और उसके यूरोपियन इत्तेहादी ईरान पर जौहरी मुआहदे के लिए दबाव में इजाफा कर रहे हैं। हालांकि ये वही मुआहदा है जिससे खुद ट्रंप ने अमेरिका को एकतरफा तौर पर निकाल दिया था। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 3 बाखबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा से होने वाली एक टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के साथ जौहरी मुआहदा तय करने के लिए अगस्त के आखिर को गैर रस्मी डेडलाइन के तौर पर मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान होने वाली फ़ोन कॉल का मकसद ईरान से मुतालिक स्नैपबैक पाबंदियों और जौहरी सिफारतकारी के आइंदा लाहे-अमल पर मुश्तरका हकमत-अमली तय करना था। 2 ज़राए के मुताबिक यूरोपीय ममालिक अब आइंदा दिनों में ईरान से बातचीत करेंगे और इसे ये पैगाम देंगे कि अगर वो दुनिया को अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुतमईन करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे तो वो स्नैपबैक पाबंदियों से बच सकता है।
रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया जंग के खात्मे के बाद ट्रंप इंतजामिया एक नए जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, जिन्हें E3 भी कहा जाता है, इसराइल के कुछ हुकाम को ये खदशा जाहिर कर चुके हैं कि कहीं ट्रंप इंतजामिया यूरोपीय ममालिक पर दबाव न डाले कि वो स्नैपबैक पाबंदियाँ आयद न करें ताकि मुज़ाकरात को नुकसान न पहुंचे। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जब व्हाइट हाउस का दौरा किया तो उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से मुलाकात में वाज़े तौर पर कहा कि अमरीका को ईरान पर दबाव डालना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को साफ बता देना चाहिए कि उनके पास वक्त कम है और अगर वो नया मुआहदा चाहते हैं तो फौरी कदम उठाएं, वरना पाबंदियाँ दोबारा लग सकती हैं। एक इसराइली एहलकार के मुताबिक हमें महसूस हुआ कि ट्रंप और उनकी टीम हमारी बात से मुत्तफ़िक हैं, जबकि एक आला अमरीकी एहलकार ने बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया स्नैपबैक पाबंदियों के नफाज की हामी है और इसे ईरान के साथ मुज़ाकरात में एक मौसर दबाव के तौर पर देखती है। अमरीकी एहलकार के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान की तरफ से मुज़ाकरात में ताख़ीर पर सख्त नाराज़ हैं। इसी तरह ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने ईरान को वाज़े किया था कि आइंदा तमाम बातचीत बराह रास्त होगी ताकि गलत फहमियाँ ना हों और अमल तेज़ हो सके। और फिर उसके बाद यूरोपीय ममालिक ने ईरान को मुआहदे के लिए डेडलाइन भी दे दी। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया कि अगर ईरान ने 29 अगस्त तक अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए कोई पेशरफ ना दिखाई तो उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के इजलास में कहा कि फ़्रांस और उसके इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर हक बजानिब है कि वो इन पाबंदियों को दोबारा नाफिज करें, जिनमें असलहे, बैंक्स और जौहरी आलात की आलमी सतह पर तिजारत और पाबंदियाँ शामिल थीं जो 10 साल पहले हटा ली गई थीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ईरान ने कोई वाज़ेह, अमली और काबिल तस्दीक कमिटमेंट ना की तो हम ये इक़दाम अगस्त के आखिर तक उठाएंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि यूरोपीय ममालिक को ईरान के जौहरी प्रोग्राम से काफ़ी हद तक साइड लाइन कर दिया गया था, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता माह ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले का हुक्म दिया और अब यूरोप की ये मदाखलत ईरान के मसले पर अपनी सियासी हैसियत दोबारा कायम करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। अगस्त के आखिर की डेडलाइन से एक ऐसा अमल शुरू होगा जो 15 अक्टूबर तक ईरान पर दोबारा पाबंदी आयद करने का सबब बन सकता है। इससे 2015 के जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करने वाले यूरोपीय ममालिक यानी बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी को ईरान के साथ मुज़ाकरात में एक अहम एडवांटेज हासिल होगा। यूरोपीय ताकतें चाहती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआयनाकार दोबारा ईरान में काम शुरू करे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ईरान अमरीकी हमलों के बाद अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की कोशिश न करे। वाज़ेह रहे कि 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक चीन या रूस स्नैपबैक यानी पाबंदियाँ दोबारा लगाने के अमल को वीटो नहीं कर सकते। अलबत्ता यूरोपीय ममालिक चाहे तो पाबंदियाँ अक्टूबर से आगे तक मौखर कर सकते हैं ताकि मज़ीद मशावरत और बातचीत का वक्त मिल जाए। इसी तरह अमरीका, जो 2018 में जौहरी मुआहदे से अलग हो चुका है, वो भी अब बरतानिया या फ्रांस के किसी इक़दाम को वीटो करने का इख्तियार नहीं रखता और पाबंदियाँ दोबारा आयद करने का अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत शुरू किया जाएगा, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की 6 करारदादें दोबारा खुद ब खुद नाफिज हो जाएंगी। इन करारदादों में एक अहम शर्त यह होगी कि ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी और इसकी प्रोसेसिंग से मुतालिक तमाम सरगर्मियाँ फौरी तौर पर बंद करनी होंगी। एक और करारदाद ये लाजमी करार दे दी कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक ईरान को कोई ऐसा सामान, मवाद या टेक्नोलॉजी फराहम ना करें जो जौहरी सरगर्मियों या मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो। यूरोपीय यूनियन ने ईरान को मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन दे दी है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डेडलाइन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अहम यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू के बाद सामने आई। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बात करने की कोई जल्दी नहीं क्योंकि अमरीका ने उनकी न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी है। Iran, have you seen any progress in talks with Iran? We haven't really heard about that in a while. We want to talk. I'm in no rush to talk. They would like to talk. I'm in no rush to talk because we obliterated their site. They'd have to start all over. In fact, it's obliterated to the point that it's not usable anymore. They'd have to pick a different mountain. That mountain is so blown up inside and so unstable that they would have to pick a different mountain. Our people really did the job. ऐसे में अब ईरान ने पेशगी शराइत के बगैर किसी भी तरह के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट ने कहा है कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात उस वक्त तक दोबारा शुरू नहीं किए जाएंगे जब तक कुछ पेशगी शराइत पूरी ना हो। ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से जारी इस बयान के मुताबिक जब अमेरिका मुज़ाकरात को एक ऐसा हथियार बनाता है जिसके ज़रिए वो ईरान को धोखा दे और सेहूनी हुकूमत के अचानक फ़ौजी हमले को छुपाए, तो ऐसे में बातचीत पहले की तरह नहीं की जा सकती। पहले शराइत तय करना ज़रूरी है और जब तक वो मुकम्मल तौर पर पूरी ना हो नए मुज़ाकरात मुमकिन नहीं।
रॉयटर्स के मुताबिक इस बयान में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि पेशगी शराइत क्या है, लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इससे पहले कह चुके हैं कि मुज़ाकरात से पहले ये ज़मानत दी जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। इसके अलावा आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का भी एक अहम बयान सामने आया है। ख़ामनाई के वेबसाइट पर जारी एक एलामी के मुताबिक आज आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने ईरान की अदलिया के सरबराह और मुल्क भर के आला जजेस से मुलाकात के दौरान कहा है कि ईरान किसी भी मैदान में कमज़ोर फरीक बनकर दाखिल नहीं होगा। हमारे पास दलील भी है और दिफाई ताकत भी, लिहाजा चाहे सिफारती मैदान हो या मैदान जंग, हम हमेशा ताकत के साथ दाखिल होंगे। बयान के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा कि हमारे दुश्मनों ने यह मनसूबा बनाया था कि वो ईरान में मखसूस शख्सियात और मराकज़ को निशाना बनाकर निज़ाम को कमज़ोर कर देंगे, फिर अपने मुनाफिक और बादशाहत पसंद एजेंट्स को मुतहरिक करके सड़कों पर लाएंगे और इस शोरिश के ज़रिए इस्लामी निज़ाम का तख्ता उलट देंगे। लेकिन हकीकत में उसका उलट हुआ और ईरानी अवाम ने दुश्मन की तवक्कुआत के बरक्स माली और जानी कुर्बानियाँ देकर इस्लामी निज़ाम का साथ दिया। दूसरी जानिब गाज़ा में भी इसराइली हमले बिला तातुल जारी हैं और आज सुबह से होने वाले इसराइली हमलों में अब तक कम से कम 51 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें इमदाद की तलाश में खड़े 21 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं जो अमेरिका और इसराइल के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मतनाज़ इमदाद की तकसीम के मराकज़ में शहीद हुए। इसी तरह इसराइली फोर्सेस गाज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों पर हमलों में कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट नशर की है जिसमें ऐसे हमलों की तफसीलात जारी की गई। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तानी एयरलाइंस की आलमी परवाज़ों की बहाली के हवाले से एक अहम और मुस्बत पेशरफ्त सामने आई और पी ममालिक के बाद अब बरतानिया ने भी PIA पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं, जिसके बाद अब PIA बराह रास्त बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर सकेगी। जबकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI दौर में वज़ीर हवाबाजी ने अपने इदारे पर इल्ज़ाम लगाकर कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगाने की दावत दी। पाबंदी क्यों लगी इसका तयन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन में सोशल मीडिया पर लिखा कि देरपा आज़ादाना और टेक्निकल अमल के बाद बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी उठा ली है। परवाज़ें शुरू होने में वक्त लगेगा, मगर ये बहुत अहम कदम है और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के फ़ज़ाई हिफाजती इक़दाम की सनद है। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब 22 मई 2020 को कराची में PIA का एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ था और उसके बाद 24 जून को उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में बताया था कि तकरीबन 30% पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई, जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। इस बयान के बाद मामला खबरों में आ गया। बैन अल-अक़वामी मीडिया पर हेडलाइंस लगी और फिर 1 जुलाई 2020 को यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA को यूरोप में परवाज़ें चलाने की इजाज़त 6 माह के लिए मुअत्तल कर दी। फिर 8 अप्रैल 2021 को इसी इदारे ने पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दी। तकरीबन 4.5 साल की इस पाबंदी के बाद 29 नवंबर 2024 को यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी ने ऐलान किया कि PIA और दीगर पाकिस्तानी निजी एयरलाइंस पर यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन की पाबंदी ख़त्म की जा रही है। फिर 10 जनवरी 2025 को यूरोप के लिए पहली पाकिस्तानी परवाज़ पेरिस पहुंची और आज बरतानिया ने भी ये पाबंदी ख़त्म कर दी है। BBC से बात करते हुए PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ ने बताया कि यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी के इतलाक़ से पहले हम अपनी आमदन का 37% हिस्सा यूरोप और बरतानिया के फ़्लाइट ऑपरेशन से हासिल कर रहे थे, जो तकरीबन 47 अरब रुपये बनता है। इसमें 40 से 42% बरतानिया से हासिल हो रहा था और बाकी यूरोप से। अगर इसमें महंगाई, अफरात ज़र और मार्केट ग्रोथ का तखमीना शामिल करें और वही फुल कैपेसिटी रखें जिस पर पहले ऑपरेट किया जाता था, तो 170 अरब बनते हैं। इससे पहले नवंबर 2024 में PIA के तर्जुमान ने BBC को बताया था कि अगर हम महंगाई और अफरात ज़र और मार्केट ग्रोथ का तखमीना शामिल ना भी करें तो इन 4.5 बरसों के दौरान PIA को तकरीबन 200 अरब रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। BBC के मुताबिक PIA के तर्जुमान ने बताया कि इंतज़ामिया की कोशिश है कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त से बरतानिया के लिए परवाज़ों का आगाज़ किया जाए। सिर्फ बरतानिया में 3 फ़्लाइट्स ऑपरेट करने के साथ ही PIA को तकरीबन 10 से 12 अरब रुपये का रेवेन्यू मिलेगा। PIA इब्तदाई तौर पर तो 3 परवाज़ें शुरू कर रही है, जिसको बतदरीज बढ़ाया जाएगा और लंदन और बर्मिंघम के रूट्स भी शामिल किए जाएंगे। इस पेशरफ्त को वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक अहम संग मील करार दिया है। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संग मील है।
PIA पर आयद पाबंदी की जिम्मेदारी गुलाम सरवर के साथ साथ इमरान खान पर भी आयद होती है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो PIA की जो रेगुलेटर है, हमारी सिविल एविएशन है, उसके ऊपर एतमाद है यूरोपियन यूनियन का और बरतानिया का। अगला मरहला है कि हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। हम PIA को इंटरनेशनल तमाम रूट्स जो है बहाल करके उसके बाद को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। PTI की हुकूमत में गुलाम सरवर साहब जो उस वक्त वजीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल अक़वामी रेगुलेटर्स थे, एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। ये एक क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इमरान खान पे भी आती है, क्योंकि वो उस वक्त उनकी उसकी काबीना के रुकन थे। कार्रवाई जो है ये तो एक इज्तिमाई फैसला होगा, काबीना करेगी, हुकूमत करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा ख्याल है फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी तकरीर जो है वही काफ़ी है। हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब से ही, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है। ख्वाजा साहब शुक्रिया। आपके वक्त का ये पाबंदी सिर्फ एयरलाइन पर पाबंदी नहीं थी, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक धचका था। आलमी सतह पर बदनामी हुई, पाकिस्तान की एयर सेफ्टी के मामले में साख बहुत शदीद मुतासिर हुई, माली नुकसान तो बेतहाशा है, 200 अरब का अंदाज़ा सामने आ रहा है। इतना नुकसान उठाने के पीछे 5 बरस पहले एक उस वक्त के वज़ीर का बयान था, जो दावा किया गया वो सच साबित भी नहीं हो सका। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत किस तरह से इसकी तहकीकात करेगी, जैसे आपने कहा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपको खुद आप क्या समझते हैं कि क्या ये एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया था या सिर्फ लापरवाही और नाअहली थी इस तरह के बयान के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बयान का ताल्लुक था वो तो कंप्लीट नाअहली थी, और उसमें उन्होंने कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश की और जाली डिग्री या दूसरी चीज़ें कह के उन्होंने जो माजी की हुकूमतें थी जिसमें हम भी शामिल थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। लेकिन जब फैक्चुअल पोजीशन सामने आई तो ये 262 या जो भी उन्होंने नंबर बताया, जो आपने अभी तकरीर जो है उनकी सुनाई है, वो गलत साबित हुआ, और इट वाज मच लेस देन दैट। मैं इस वक्त मेरी यादाश्त में महफूज नहीं है एक्चुअल नंबर, लेकिन मच लेस नंबर, जिसकी वजह से बेइंतहा जो है नुकसान जो है कौमी साख को पहुंचा, जिसको किसी तरह भी उसको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता या वैल्यूएट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कुछ मोनेटाइज किया जा सकता है वो तो आपने बता दिया है कि 200 अरब रुपए का हमें नुकसान हुआ, इसमें नेट प्रॉफिट जो है वो अगर देखा जाए, और साख जो है हमें जितनी देर लगी है पहले यूरोप को बहाल करते हुए, फिर बरतानिया को बहाल करते हुए, अब इंशाअल्लाह ताला सितंबर में जो है वो अमेरिका से भी रेगुलेटर्स आ रहे हैं ताकि हमारी फ्लाइट्स जो है वहाँ भी स्टार्ट हो सकें। एक बातचीत शुरू हो रही है और इंशाअल्लाह ताला वो भी कामयाब होगी। मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि राइट फ्रॉम द डे वन जो है, जब हमारी हुकूमत PDM की आई तो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म उस वक्त भी थे, आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने इसको जिस तरह सिंगल माइंडेडली परसू किया, ये उसकी भी कामयाबी है। दूसरे नंबर पे साद रफीक साहब ने जो पहला 1 साल था, उन्होंने एक ऐसी बुनियाद बना दी PIA की रिवाइवल की कि उसके ऊपर जो है हमारे रेगुलेटर ने फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं जो सिविल एविएशन है हमारा रेगुलेटर जो अदारा जो है, नादर शफी डार साहब उसके हेड हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी जो कॉम्पिटेंस है, इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है, जो कॉन्टैक्ट्स थे हमारे रेगुलेटर के, उन्होंने ये सारा कुछ मुमकिन बनाया कि आज हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि एक दफ़ा फिर PIA जो है वो रिवाइव हुई है। PIA जो है वो इस वक्त यूरोप जाना शुरू हो गए हुए हैं, तकरीबन आज 4-5 महीने हो गए इस बात को, बल्कि इससे ज़्यादा हो गए हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश, आपने सही कहा, हमारी कोशिश है कि 14 अगस्त को PIA की फ़्लाइट जो है UK की भी स्टार्ट हो जाए। बस अब ये बहुत अच्छी खबर है, आपने पहले भी इसकी तफसील दी थी। अब जिन अफराद की वजह से ये सब नुकसान उठाना पड़ा 4.5 बरस तक,
या इससे भी कुछ ज़्यादा वक्त तक उन अफराद के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब होगी क्या? नहीं, मैं देखिए, मेरा अपना मैं अंदाजे से बात कर रहा हूँ कि कार्रवाई करने की एक ये भी वजह थी कि थिंग्स वर इन ए फ्लक्स, और जिस वक्त हम अप्रूवल्स वगैरह डिफरेंट रेगुलेटर से ले रहे थे, हम यहाँ पे कोई कार्रवाई जो है लोकली नहीं चलाना चाहते थे। लेकिन अब ये जो तकरीर है गुलाम सरवर साहब की, ये बजाते खुद वो अपने ऊपर एक फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं। वो सारे के सारे अब वो बताएंगे जब ये इंक्वायरी स्टार्ट होगी कि उनको ये किसने फीड किया या इमरान खान का क्या इसमें। लेकिन इमरान खान ने उनको इनकरेज किया था कि आप ये चीज़ जो है इस तरह कीचड़ उछालें माजी की हुकूमतों पे कि ये लोग, और उससे बहुत लोगों के कैरियर बर्बाद हो गए। जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे वो उनको अपने ऑक्यूपेशन, आई पर्सनली नो कि उनको अपने जो है ना इस ऑक्यूपेशन को खैराबाद कहना पड़ा, और दूसरे ऑक्यूपेशन जो हैं, दूसरी जो है मुलाजमतें उनको ढूंढनी पड़ी। मैं समझता हूँ इट वॉज ए नेशनल ट्रेजिडी जिसको आज रेक्टिफाई कर लिया गया है, पहले EU में और आज बरतानिया में। ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा खुशी का मुकाम है। तो खान साहब, अब ऐसे वक्त में ये जी पाबंदी हटी है PIA से, जिस वक्त निजकारी के लिए भी कोशिशें की जा रही है, एक पहले कोशिश की वो कामयाब नहीं हुई थी, अब कोशिशें जारी है, क्या फ़र्क पड़ेगा? साख बेहतर होगी PIA के लिए कि उसकी निजकारी में मदद मिल सकेगी हुकूमत को? आपको उम्मीद है कि इस को बेहतरी आ सकेगी? जी जुनैद, ये वैल्यू एडिशन होगी जो हमारी निजकारी की जो भी प्राइस लगेगी इस ट्रांजैक्शन में, वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी इन दोनों वजूहात की बिना पे। और सितंबर में जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अमेरिका से भी टीम आ रही है जो आके इस तरह जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, वो आके एग्जामिन करेगी। हमारे बहुत स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं। इस वक्त जो है मैं फिर दोबारा जो है हमारी एविएशन मिनिस्ट्री की ब्यूरोक्रेसी और रेगुलेटर्स की जो है कॉम्पिटेंस जो है बिल्कुल तमाम तर शक व शुबे से बालातर है, और जितनी मेहनत उन्होंने की है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, वो सारी कौम से एक खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि ये PIA के अलावा भी हमारी एयरलाइंस जो हैं, पाकिस्तान की जो भी एयरलाइंस हैं वो अब सीख कर सकती हैं लैंडिंग राइट्स जो हैं, जिसमें एयर ब्लू भी शामिल है, और भी जिनका ऑडिट हो चुका हुआ है और वो मुकम्मल हो चुका हुआ है, वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी जो एविएशन इंडस्ट्री जो है एज ए होल जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। PIA के लिए तो है ही, तो वो एक हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, उसकी वजह से एक कौम की जो है उसके साथ बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक एविएशन सेक्टर का खुलना जो है यूरोप का और हमारी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। खान साहब, अगर तो ये निजकारी का अमल आगे बढ़ता है तो उससे ये वाज़ेह हो सकेगा कि कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है। आप मौजूद हैं प्रोग्राम में, कुछ मुल्की हालात पर भी बात हो जाए। अब जो पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा था, उसके बाद एक आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई मिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की, लेकिन जो मुल्की हालात हैं उसमें चैलेंजेस उसी तरह दरपेश हैं। बलूचिस्तान में पे दर पे फिर से वाक़यात हो रहे हैं। पहले ज़ोब में वाक़या हुआ, वहाँ पर 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। फिर कल्लात में वाक़या हुआ है। अब अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई कर रही थी, दहशतगर्द भी हलाक हुए, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस के में से एक अफसर है उनको भी शहीद किया गया, एक मेजर को। इस पर पाकिस्तान की इस वक्त हिकमत अमली क्या है? ये मौक़िफ़ तो अपनाया जाता है पाकिस्तान की जानिब से कि इसमें साजिशी अनासिर मुलविस हैं और फिर भारत पे भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन ये वाक़यात रुक नहीं पा रहे हैं। ये इस नौयत की दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। देखिए, ये आपने सही फरमाया कि इसमें ये बेसिकली भारत की प्रॉक्सीज हैं। भारत में हमारी जो मशरकी सरहद है वहाँ पे तो भारत है ही और उसकी मिलिट्री प्रेजेंस भी है, लेकिन पिछले कई साल से उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है
इन ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए जो है पहले केपी में रखी, फिर बलूचिस्तान में डेवलप की। तो मैं समझता हूँ कि कुछ देर लगेगी। हमने जो है उनको खासा वीकन कर दिए हैं, उनके नंबर भी कम हो गए हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल बजा है कि इस वक्त भी जो है जारी है ये दहशतगर्दी, और उसके आसार जो है हर दूसरे तीसरे रोज़ हमें नज़र आते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं इन लोगों के साथ मुकाबले में। और इसी तरह केपी में भी ये जो है ये चीज़ें, वहाँ पे ऐसे इलाके हैं जो रात को गैर महफूज हो जाते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी इस तरह है कि जो गैर महफूज हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन द लॉन्ग रन तो ये सारी चीज़ें गुड गवर्नेंस से हल होंगी। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो नौजवान नस्ल है उसके साथ एक आप कह सकते हैं एक मेंटल कांटेक्ट जो है एस्टेब्लिश इंशाल्लाह ताला होगा, ज़रूर होगा। ये उसका भी एक एफर्ट हो रहा है, मेरा ख्याल है सब हर लेवल पे हो रहा है कि उनको ये बताया जाए कि ये जो एक बेसूद स्ट्रगल है और जो उनके हकूक हैं या उनकी जो डिमांड जो हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट जो है हमारी पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके फ्रेमवर्क में जो है वो स्ट्रगल करें, ज़रूर करें। अपने जो नुमाइंदे हैं उनके, चाहे वो किसी भी जगह से जो इलेक्ट होते हैं, वो नुमाइंदगी उनकी जो है वो बिल्कुल ट्रूली करें, ऑनेस्टली करें। ये जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन वहाँ पे लोकल लीडरशिप्स में बहुत दोनों जगह की बात कर रहा हूँ। हाँ साहब, आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो सियासत का भी अमल दखल, आप सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा होने के साथ साथ हुकूमत का भी और अपनी जमात का भी एक अहम पॉलिटिकल फेस है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और आपकी जमात के रहनुमाओं के दरमियान बयानात का मुकाबला चलता रहता है। आप भी काफ़ी इजहार ख्याल करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की PTI की क़यादत पर, और उसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मुतालिक बात होती रही है कि वो आएंगे तो फिर देखा जाएगा, अटक पुल भी पार कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। इसी हफ्ते वो जो पेशरफ्त हुई और फिर उससे जो ख़बरें सामने आई, वो तहरीक इंसाफ की पूरी जो क़यादत इस वक्त बाहर मौजूद है जेल से, वो सब लाहौर पहुँचे, वहाँ उन्होंने एक बड़ी बैठक की, बड़े फ़ैसले किए और उसके बाद ये ऐलान किया कि वो एक तहरीक शुरू कर रहे हैं। तो ये क्या कोई रजामंदी से हुआ सब आपके इल्म में है? चूँकि वरना तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़े सख्त बयान आते हैं अली अमीन गंडापुर और उनकी सरगर्मियों से मुतालिक। देखिए, अगर उनको एक पंजाब में जो है बगैर किसी रोक टोक के आने दिया गया है, फिर एक इज्तिमा भी हुआ है वहाँ पे, कुछ साहब है, मैं उनको नहीं जानता, उनके रिहाइशगाह पे उनके मुताबिक जी वो कहते हैं, और कभी किसी को पता ही नहीं है अभी तक कि वो किस पार्टी से उनका ताल्लुक है। वो पार्टियां इतनी चेंज कर चुके हैं पिछले 4, 5, 6 साल के साथ, हो सकता है उनको भी इल्म ना हो। तो ये वहाँ पे जो खलफशार हुआ है उस इज्तिमा में, उसके बाद जो है सलमान राजा साहब ने जो बातें की हैं अपनी पार्टी के मुतल्लिक की, खासा हार्श और खासा जिसको कहते हैं रूड किस्म का उन्होंने लहजे में जो है ना मुखातब किया अपनी पार्टी के लोगों को। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी तो बात छोड़ें, ये वो तो बाद में आएगा। उनके अंदर जो है इतनी फॉल्ट लाइंस जो है क्रिएट हो गई हुई हैं कि कोई तहरीक को चला सकेंगे नहीं चला सकेंगे। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ जो है दुश्मनी उनकी कम हो गई है, आपस में उनकी दुश्मनी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है। अभी तो उनके पास कुछ नहीं है, तो इनकी लड़ाई, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। कल खुदा न खास्ता उनके पास कुछ आ जाता है। आप देखें कि वो जो मुझे पंजाबी का मुहावरा याद आ रहा है लेकिन मैं नहीं बोलूँगा वो, कि वो किस तरह कपड़े फाड़ेंगे जो है अवाम के भी और अपने भी एक दूसरे के जो है। मेरा ख्याल है दे डोंट नीड एनिमीज, दे डोंट नीड पॉलिटिकल एनिमीज, वो आपस में दे आर इनफ फॉर ईच अदर। तो ये तहरीक नहीं शुरू हो सकेगी, तहरीक इंसाफ की कोई ऐसा हुकूमत के लिए कोई वो परेशानी पैदा नहीं कर सकेगी? देखिए, जब एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक यूनिफाइड था जिसमें गंडापुर साहब जो है वो काफिले लेके आए, खुद वो फरार हो गए एन मौके पे दोनों 3 दफा।
फरार हो गए। उसमें भी पंजाब से कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुई थी, सिंध से बलूचिस्तान से कोई पार्टिसिपेशन हुई थी। वो हुक्मरानी थी उनकी, हुक्मरानी उसमें पॉपुलैरिटी भी है, आई डोंट डिनाई दैट। वहां से लोग आ गए, फिर उनको बेयारों मददगार छोड़ के वो भाग गए किसी जगह जाके उन्होंने चाय पी, उधर से फिर जो है पहाड़ी क्रॉस करके टेपी चले गए। तो इस बैकग्राउंड में, इस क्रेडिबिलिटी की बैकग्राउंड में मेरा अपना ख्याल है कि वो एक दूसरे पे इतने संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, और इमरान खान को भी ये पता है, लेकिन इमरान खान भी ऐसे लोगों को जो 2 नंबर हो चुके हुए हैं टॉलरेट कर रहा है, या डिलिबरेटली कस्टन वो जो है उनको आप कह सकते हैं कि एक पैट ऑन द बैक कर रहा है कि किसी वक्त ये लोग जो है मे बी कोई अगर कोई गुफ्तगू शुनीद स्टार्ट करनी हो एस्टेब्लिशमेंट से तो ये लोग काम आएंगे, क्योंकि बज़ाहिर तो ये। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के केस में अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। रेजिडेंट एडिटर रोजनामा जंग पेशावर अरशद अजीज मलिक की खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। लग्जरी गाड़ियों और जायदादों की तस्वीर और वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई हैं। नैब ने 40 अरब करप्शन का केस इंक्वायरी से बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक इस केस में मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद कर दिए, जिनमें 94 करोड़ मालियत की 77 कीमती गाड़ियाँ शामिल हैं। इसी तरह नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना तहवील में लेते हुए 73 बैंक अकाउंट्स में मौजूद 5 अरब रुपए मुंजमद कर दिए हैं। इसके अलावा 30 मकानात, 25 फ्लैट्स और 4 फार्म हाउसेस भी जब्त कर लिए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नैब ने 77 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। इसके अलावा 109 जायदादें भी कब्जे में ले ली गई हैं। ये जायदादें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसरा समेत मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। इनमें 4 फार्म हाउसेस, 12 कमर्शियल प्लाजा, 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 30 मकानात, 12 दुकानें और फूड कोर्ट्स, 25 फ्लैट्स और पेंट हाउसेस, जबकि 175 कनाल ज़राई अराजी भी शामिल है। इन जायदादों की मजमूई मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए बताई जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान इस केस में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। इस मुबैना करप्शन के हवाले से ही हम बात करेंगे रोजनामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज मलिक से। अरशद साहब, बहुत बड़ा ये स्कैंडल है, किस तरह से ये सामने आई? तफसीलें किसी एक मंसूबे से मुतालिक थी या बेशुमार मंसूबे थे, और ये कौन सी अहम शख्सियात हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं अगले आने वाले दिनों में? जी जुनैद, मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र इसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि तकरीबन 40 अरब का स्कैम है। होता यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, CNW, इरीगेशन और साथ में पब्लिक हेल्थ जो है हमारा डिपार्टमेंट है। इनका तीनों के लिए जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जाते हैं, उनके जो ठेकेदार हैं वो अपनी जो सिक्योरिटी होती है और उसके साथ साथ जब ये सिक्योरिटी जमा करवाते हैं तो वो इसी अकाउंट में जाती है। तो तीनों डिपार्टमेंट का पूल बना के एक ही हेड और एक ही अकाउंट बनाया गया था। तो पूरे सूबे के अंदर जितने भी आप ठेके जा रहे थे, अरबों के मामलात होते हैं, तो जितने भी ठेकेदार ठेके ले रहे होते हैं वो अपनी जो रकम होती है इसी के अंदर जमा करवाते हैं। फिर रिटेंशन मनी होती है, जब इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो 10% रोक लिया जाता है, वो पैसे भी इसी अकाउंट में होते हैं। तो पूरे सूबे के अंदर ये जितने लोग काम हो रहे थे इसके अंदर जमा हो रहे थे। अब हुआ यूं कि कोहिस्तान के अंदर आपको पता है कि एनुअल डेवलपमेंट जो फंड होता है उनका वो बहुत कम होता है, कभी 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं होता। वहां पे 4 साल और 5 साल के अंदर यानी 2019 से लेके 2024 के दौरान ये पैसे निकलवाए गए। अब आप देखें कि वहां पे फेक कंपनियां बनाई गई और फिर फेक डॉक्यूमेंटेशन के जरिए तमाम ये पैसे निकाले गए। इसमें एक्चुअली जो था CNW ने इसको इनिशिएट किया, मतलब ये जो बिलिंग हुई, जो फेक बिलिंग हुई और ठेकेदार जो बने वो CNW के बने। उन्होंने ये शो किया कि जी हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है और अब हमारी रिटेंशन मनी और सिक्योरिटी आपके पास है, वो हमें वापस कर दें। तो ये तमाम CNW के अंदर एक प्रॉपर तरीके से इसकी वो बन गई कि जी हाँ इनके पैसे वापस देने हैं हमें। फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अफसर बैठा होता है जो उसको वेरीफाई करता है और वो चेक उसकी हाथ से दस्तखत होते हैं, वो AG ऑफिस का होता है या महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा का होता है। यहाँ पे जो बंदा था वो महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा का था।
उसको करने के बाद फिर ये जब बैंक में चेक जाता है तो बैंक से भी वहां से ये पैसे रिलीज होने लगे। अब इसमें एजी ऑफिस जो है उसका बड़ा अहम रोल है। उनको ये पता लगता है कि ये पैसे किस अकाउंट में आ रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, कितने जा रहे हैं और सूबे के किस शहर के अंदर से जा रहे हैं। अब कोहिस्तान जिसका सबको पता है कि वहाँ तो प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है, वहाँ ये अरबों रुपया निकल रहा था और तमाम इदारे खामोश तमाशाई बने हुए थे। इसका मतलब ये था कि तमाम मिले हुए थे और जितने भी पैसे निकले वो मुख्तलिफ लोगों ने निकाले। और इसमें ऐसी कंपनियां भी हैं जिसका जो एक कंपनी ऐसी है जो ड्राइवर के नाम पे है और उस ड्राइवर ने एक जाली कंपनी बनाई हुई है, उसके अकाउंट में भी 5 अरब आए हुए। तो इस किस्म का ये एक पूरा एक स्कैम बनाया गया, लेकिन इसमें तमाम इदारे जो थे वो एक पेज पर थे। अगर ना होते तो ये स्कैम उसी वक्त निकल आता, लेकिन जब बाद में हमें ये पता लगा कि वहां से पैसे निकल रहे हैं तो फिर हमने मालूमात की। तो 29 अप्रैल को जंग और जियो ने ये खबर ब्रेक की। जी बहुत शुक्रिया आपका अरशद अजीज मलिक। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।